देश के आम बजट पर राज्य के लोगों की नजर, राहत और सौगातों की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कल पेश करेंगी उम्मीदों का बजट। हजारीबाग के बड़का गांव में रैयतों के साथ दुर्व्यवहार की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित समिति ने सौंपी रिपोर्ट। रांची में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मासिक धर्म स्वास्थ्य संवैधानिक मौलिक अधिकार। राज्यों को विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश। राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के दोनों ही वर्गों में झारखंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। त्रिवेंद्रपुरम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का अंतिम T20 आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करेंगी, जिस पर राज्य के लोगों की नजर है। निर्मला सीतारमण 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर इतिहास रचेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद ये उनका लगातार 9वां बजट है। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आए 30 विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगी। और इससे पहले वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की है। इनमें अर्थशास्त्री, व्यापार संघ, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा क्षेत्र, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बजट पूर्व परामर्श किया और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान युवाओं सहित नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, जो इस बजट में देखने को मिलेंगे। यानी कि तमाम स्टेक होल्डर्स से बजट तैयार करने से पूर्व बैठकों का दौर चला। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात की गई, संपर्क किया गया, ताकि आपका और हमारा बजट किस तरह से सरकार ला सकती है और कैसे देश की प्रगति आगे बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में लोगों में बढ़ते मोटापे, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और बच्चों में बढ़ती ऑनलाइन लत पर चिंता जताई गई। ऐसे में रांची के लोगों को उम्मीद है कि कल के बजट में स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया जाएगा। ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। असंतुलित खान पान, फास्ट फूड की बढ़ती लत और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं। सर्वेक्षण में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और बढ़ सकता है। रांची के लोग भी मानते हैं कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कि आजकल क्या है, डाइट में लोग मेंटेन नहीं करें, जिससे क्या है उनका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि ये हमारा ब्लड प्रेशर है, जिसमें हम लोग मरीज का ये है कि अभी पहले की अपेक्षा अभी लोगों में ज़्यादा ब्लड प्रेशर की ये है, मेंटेन करके रखे तो वो सही रहेगा। पहले जैसे आपने कहा कि पहले तो जैसे उन्होंने एक पबजी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम हुआ करता था, ओके, उनको जो जैसे कि उन्होंने बैन कर दिया, उनके सब्स्टिट्यूट में उन्होंने दिया फ्री फायर। ऐसे ऐसे जो छोटे मोटे गेम्स है उनको प्रॉपरली उनको बैन कर देना चाहिए, ताकि बच्चे इस चीज़ पे फोकस ना करके थोड़ा अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल जो उनका वर्क है, लाइक जो खेलने कूदने की जो उनकी उम्र है, वो मोबाइल तक रह जा रहे हैं। सर्वेक्षण में बच्चों और किशोरों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। रांची की महिलाएं मानती हैं कि इस गंभीर चिंता को दूर करने के लिए पहल की जरूरत है। ये चीजें करनी चाहिए कि हमको जंक फूड से दूर रहना चाहिए। बच्चे जो मोबाइल्स वगैरह को देखते हैं, उनको भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं आजकल इतने बिजी हो रहे हैं कि वो बच्चे को तुरंत फोन पकड़ा देते हैं किसी भी चीज़ में, तो ये सब चीज़ें नहीं करानी चाहिए। तो ये मैम का फैसला बहुत अच्छा है। मोटापा से लड़ पाएंगे और जो फिट रहेंगे तो अगर काम करने की ताकत या फिर
आने वाले समय में एक्टिव रहेंगे तो हमारे देश आगे बढ़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में यह संकेत दिया गया है कि बजट में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिल सकती है। उम्मीद है कि बजट में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, फिटनेस और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। रांची से सौरभ के साथ रविकांत की रिपोर्ट। हजारीबाग के बड़का गांव में रैयतों के साथ दुर्व्यवहार की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू को सौंप दी है। श्री साहू ने ही घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति गठित की थी, जिसमें पार्टी नेता समीर उरांव, राकेश प्रसाद और आरती कुजूर समेत 9 सदस्य शामिल थे। इधर रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों और संगठनात्मक मुद्दों पर विमर्श का दौर जारी है। इसमें निकाय चुनाव समेत अन्य समसामयिक विषयों पर मंथन होने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आदित्य प्रसाद साहू की मौजूदगी में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी 4 फरवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को मतदान सवेरे शाम 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल भी चुनाव को लेकर रेस में है ताकि पार्टी समर्थित उम्मीदवार शहर की सरकार का नेतृत्व कर सके। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए भी केंद्र सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि यूजीसी से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। एक सवाल के जवाब में श्री दुबे ने कहा कि आरोप लगाया कि राज्य में मैया सम्मान योजना की वजह से सरकार का अतिरिक्त दबाव है, जिस कारण राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सोरेन जी को खुद का पैसा मिलेगा कि नहीं, वेतन मुख्यमंत्री के नाते जो उनको वेतन मिलता है उस पर समस्या है। 1,36,000 करोड़ कहाँ से लाएं? ये जो मैया योजना है वो किसी दिन पटपटा के बंद हो जाएगा तो बहुत आश्चर्य होगा। अब वो आवास योजना में अब काम नहीं होगा, क्योंकि मनरेगा में पहले जितने पैसे मनरेगा के थे उसका 30% 40% वो डाइवर्ट कर रहे थे अब वो आवास में। अब तो उनको खुद का 40% देना पड़ेगा। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये शातिर अपराधी विभिन्न तरीके से साइबर ठगी किया करते थे। हम लोग वहाँ पहुँचकर छापामारी किए, जिसमें 3 व्यक्ति वहाँ बैठ के साइबर अपराध कर रहे थे, जिनको हम लोग घेराबंदी करके पकड़े हैं। उनका नाम जमील अंसारी उम्र 20 वर्ष पिता खलील मियाँ, आरिफ अंसारी उम्र 26 वर्ष पिता रियासत अंसारी, सलामत अंसारी उम्र 26 वर्ष पिता अब्दुल शकूर अंसारी। तीनों ग्राम फूटाबाग थाना करमाटांड़ जिला जामताड़ा, अस्थायी पता ग्राम डुमरिया थाना करमाटांड़ जिला जामताड़ा। इनको फर्जी मोबाइल सिम के साथ पकड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म की वजह से देश में विकास की लंबी लकीर खींची जा रही है। वर्षों से अटकी परियोजनाएं भी अब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म असरदार साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की इस पहल का छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर असर हुआ है। प्रगति आधारित पीएमजी पोर्टल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 99 राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचना परियोजनाएं निगरानी में है। इन परियोजनाओं में 6,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण, सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैली ये परियोजनाएं राज्य की रणनीतिक भूमिका को मजबूती देती है। उच्च स्तर से मॉनिटरिंग का ही ये नतीजा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे राज्य के जो भी इस पोर्टल पे रिव्यू हुए हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स टाइम पे या तो चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की 103 परियोजनाएं
कुल हैं जिनका रेगुलर रिव्यू किया गया। 103 में से 92 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई भी जो समस्या थी उस समय, अब कोई भी समस्या विद्यमान नहीं है। राज्य में कुल 99 परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 परियोजनाओं पर काम जारी है। इनमें से 27 परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच पर की है। प्रगति के अंतर्गत समीक्षा की गई 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 13 परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। क्षेत्रवार बात करें तो पूरी हो चुकी परियोजनाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी विद्युत उत्पादन, सड़क और राजमार्ग, ट्रांसमिशन, इस्पात और रेलवे क्षेत्रों की है। वहीं निर्माणाधीन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, कोयला और आईटी सेक्टर प्रमुख है। विभिन्न परियोजनाओं में आ रही समस्याओं और रुकावटों को प्रगति प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है, जहां शीर्ष स्तर पर इनकी समीक्षा के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। यदि प्रगति में कहीं बाधा है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, काम समय पर पूरा हो, टाइम लिमिट पर पूरा हो और गुणवत्ता उनकी पूरी तरह 100% हो। पीएमजी पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से जुड़े कुल 200 मुद्दे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 183 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रगति परियोजनाओं से जुड़े 109 मुद्दों में से 103 सुलझाए जा चुके हैं। वहीं केवल 17 मुद्दे फिलहाल सक्रिय निगरानी में हैं। अधिकांश मुद्दे वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण और राइट ऑफ वे से जुड़े रहे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाया गया। प्रगति आधारित निगरानी और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन तेज और पारदर्शी हुआ है। आज छत्तीसगढ़ ऊर्जा, उद्योग और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश की मजबूत रीढ़ बनकर उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कल कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक चक्र जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का आंतरिक अंग है। शीर्ष अदालत ने लड़कियों और महिलाओं की प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विद्यालयों को कई निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हो। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी सभी तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज देश की लाखों महिलाओं के लिए केवल एक वित्तीय योजना नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान और आर्थिक आजादी का आधार बन गई है। रांची की रहने वाली पिंकी कुमारी इसी बदलाव की एक जीवंत मिसाल है, जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से न केवल खुद को स्वावलंबी बनाया बल्कि आज वो समाज की दूसरी महिलाओं के लिए एक नजीर बन गई हैं। राजधानी रांची की पिंकी ने सबसे पहले ब्यूटिशियन का कोर्स किया और एक छोटी सी श्रृंगार की दुकान के साथ अपना सफर शुरू किया। जैसे जैसे उनकी मेहनत रंग लाई, ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और उन्हें जरूरत महसूस हुई पूंजी की। पिंकी ने बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2,80,000 रुपए का ऋण प्राप्त कर अपनी दुकान को एक नया और भव्य स्वरूप दिया। हर लेडीज से कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी पूंजी का टेंशन है तो पूंजी का टेंशन ना ले, क्योंकि मुद्रा योजना ऐसा योजना है जो आसानी से महिलाओं को मुद्रा लोन प्रदान कर रही हैं और जिसके सहयोग से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मुद्रा योजना से मिली इस वित्तीय सहायता ने पिंकी के व्यवसाय में जान फूंक दी। आज उनकी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए पिंकी अब अन्य महिलाओं को भी घर पर खाली बैठने के बजाय अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय शुरू करने और मुद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। खाली बैठने से तो अच्छा है कि मैं तो सबको कहूँगी, हर लड़की लोग को कहूँगी कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ अपना बिजनेस या आगे पढ़ना या कुछ भी करना चाहती हो तो आगे बढ़ के घर के साथ साथ बाहर का काम भी देख सकती है। ऐसा नहीं है कि जो बाहर कर रहा है काम वो घर का नहीं देख सकता। दोनों लेडीज ऐसी औरत है कि वो दो अपना
दोनों काम एक साथ मैनेज कर सकती है। पिंकी की ये सफलता अकेली नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया के वरीय प्रबंधक लॉरेंस एल्फ्रेड बोईपाई बताते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने बैंकिंग और आम आदमी के बीच की दूरी को कम कर दिया है। योजना के तहत अब 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के आसान किश्तों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुद्रा उनके लिए है जो कि शुरुआत से ही अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और ये छोटे लोगों के लिए है कि एक माध्यम है कि अपना इनकम जनरेट करने के लिए। ये बेसिकली 3 कैटेगरी में आती है, एक शिशु, किशोर और तरुण। और जैसे कि शिशु है तो वो 50,000 तक के लिए, फिर अगर आप उनसे थोड़ा ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं तो किशोर हुआ 50 से 5 लाख तक के लिए, और तरुण हुआ 5 से 10 लाख। और लेटेस्ट में अभी स्टार्ट हुआ है कि जो जिन्होंने तरुण लोन को 1 से 2 साल तक अच्छा चलाया है तो उनको तरुण प्लस में कर दिया जा रहा है। मतलब 20 लाख तक का आपको विदाउट एनी सिक्योरिटी आप लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पिंकी जैसी हजारों महिलाओं की आर्थिक आजादी का सशक्त वाहक बनी है। इस योजना ने न केवल उन्हें स्वावलंबी बनाया है, बल्कि खुद के दम पर पहचान बनाने का विश्वास भी दिया है, जो विकसित भारत की नींव है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। एआई के क्षेत्र में देश में लगातार पहल हो रहे हैं ताकि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। दिल्ली में इस सिलसिले में 19 और 20 फरवरी को ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर देवघर में प्री समिट का आयोजन किया गया। देवघर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आयोजित प्री समिट के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एआई के क्षेत्र में देश में विभिन्न पहलों की जानकारी दी और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये बड़ी घटना है कि 16 से 20 तक जो है एआई इम्पैक्ट समिट होगा भारत में, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश को जो है एक नंबर पर रखना चाहते हैं। एक नंबर पर कैसे हम बढ़ेंगे, हम जो पिछड़ गए थे आईटी में, और जो सिलिकॉन वैली ने जो जगह ले ली अमेरिका की, वो इस बार नहीं हो, एआई में ऐसा नहीं हो। उसके लिए सभी जगह अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश भर में। 200 जगह पर ये प्री समिट हुआ है, और उसमें सबसे छोटी जगह जो कह सकते हैं, बेंगलोर में हुआ, बम्बई में हुआ, दिल्ली में हुआ या कलकत्ता में हुआ, उसमें देवघर में हुआ। ये दिखाता है कि पूरे देश को एक साथ लाकर हम दुनिया को ये दिखा पाएँ, क्योंकि वर्ल्ड के भी काफ़ी लीडर जो है 19-20 फरवरी को यहाँ हैं। प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं कि 140 करोड़ जनता एआई के लिए अवेयर है, चिंतित है, और हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि 19 और 20 फरवरी को दिल्ली में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों की भागीदारी होगी। देवघर में इसी सिलसिले में प्री समिट का आयोजन हुआ। इस दौरान एक्सपर्ट और विद्यार्थी खासे उत्साहित नजर आए। हर तरह से टैलेंट है, उस टैलेंट को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन किया जाए, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो और वो देश की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, देश की प्रगति में भागीदारी बने। हम फंस जाते हैं तो वे हमें बताता है कि एआई के थ्रू हम सॉल्यूशन ले सकते हैं बिना किसी डर के। दिखाते हैं कि एआई यूज़ करके बच्चे कैसे रिज्यूम्स बनाते हैं और ईमेल को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो एआई सच में ही कुछ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए। मौजूदा समय में एआई के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। नवाचार और अनुसंधान पर भारत में जोर दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाया जा सके। देवघर से मनीष दुबे की। झारखंड शिक्षा परियोजना की मेजबानी में 27 जनवरी से चल रहे राष्ट्रीय स्कूल हॉकी प्रतियोगिता अब समापन की ओर है। इस प्रतियोगिता में अब तक मेजबान टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। कल खेले गए मुकाबले में बालिका वर्ग में झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में छत्तीसगढ़ को 11-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना लिया। वहीं बालक वर्ग में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 5-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 5वें और अंतिम T20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी, तो उसका इरादा मुकाबले को जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ सीरीज का समापन करने का होगा। भारतीय टीम फिलहाल सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अपने घरेलू दर्शकों के सामने फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे। सैमसन का बल्ला अब तक सीरीज के किसी भी मुकाबले में नहीं चला है। 5वें मुकाबले में भारतीय टीम में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। गेंदबाजी विभाग में फेरबदल की संभावना नजर आ रही है। पिछले 2 मैच में आराम देने के बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। बल्लेबाजी में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। चौथे T20 में नहीं खेलने वाले ईशान किशन की फिर से वापसी हो सकती है। उन्होंने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी नागपुर में खेले गए पहले T20 में उंगली में चोट लगने के बाद से नहीं खेले हैं। उनकी भी टीम में वापसी हो सकती है। भारत T20 विश्व कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में खेलेगा और वो उससे पहले जीत हासिल करना चाहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत से शैली, ताकत और गहराई से भरपूर टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। वहीं न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। न्यूजीलैंड की टीम पहले 3 मैच में भारत के आक्रामक रवैये के सामने बेबस नजर आई, लेकिन विशाखापत्तनम में उन्होंने भारत के प्रमुख बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद बाकी बल्लेबाजों को रोकने में सफल रहे। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट के टीम में शामिल होने से न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को काफी मजबूती मिली है। न्यूजीलैंड की टीम हालांकि गेंदबाजी में सुधार की उम्मीद करेगी। तिरुवनंतपुरम में खेले गए अपने 4 T20 मैच में से भारत ने 3 जीते हैं, जिसमें 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता गया एक मैच भी शामिल है। यहाँ गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। यहाँ ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं होते। T20 में औसत स्कोर 140 से 160 के आसपास रहता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 29 मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने 17 में जीत हासिल की है, वहीं न्यूजीलैंड ने 11 मैच अपने नाम किए हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। T20 विश्व कप 2026 के आगाज से ठीक पहले यह भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा, जो खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के लिए अपनी तैयारियों को परखने का अंतिम मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर याद किया। रामगढ़ में भी उन्हें विनीत श्रद्धांजलि दी गई, जहां से उनका खास नाता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थि कलश रामगढ़ के दामोदर घाट स्थित मुक्तिधाम संस्था में स्थापित है। बापू की पुण्यतिथि पर यहां उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विधायक ममता देवी, उपायुक्त फैज अहमद, मुमताज और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार समेत कई गण्यमान्य मौजूद रहे। और कहीं न कहीं एक भावना सभी लोगों का यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अस्थि कलश एक यहाँ पर है, जो सभी लोग यहाँ पर या उनकी जयंती हो या पुण्यतिथि हो, वो यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। सिविल सोसाइटी है और प्रशासन है, वो आके उनको श्रद्धांजलि देती है और हम लोग सब उनको याद करते हैं। कुछ दिवसों में बांधने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका जो संदेश रहा है वो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी रहा है। मुक्तिधाम संस्था के कमल बगाड़िया ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रामगढ़ में अधिवेशन का आयोजन हुआ था। यहाँ से बापू की कई यादें जुड़ी हैं। गरम दल और नरम दल का गठन हुआ था, इसलिए ये पल यादगार बन गए। हर वर्ष हम लोग यहाँ पर आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श और विचार देश दुनिया के लिए हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं जिलों की खबरें। सड़क सुरक्षा माह के तहत खूंटी में रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों, स्कूली छात्र छात्राओं संग दौड़ लगाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। उपायुक्त ने आमजनों से अपील की है कि यातायात नियमों का 100% अनुपालन करें। कोडरमा जिले में जनता दरबार में आए आमजनों से मिलकर उपायुक्त ने उनकी समस्याओं को सुना तथा समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और समाधान की स्थिति की प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय में
समयबद्ध रूप से समर्पित करें। बोकारो जिले में आयोजित होने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से शिबू सोरेन स्मृति भवन में विस्तृत समीक्षा सह ब्रीफिंग बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डीडीसी ने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसीलिए इसकी गरिमा बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बोकारो जिले में नगरपालिका निर्वाचन को सफल, निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला पंचायती राज कार्यालय सभागार में सभी मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सत्र में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हुए मतदान प्रक्रिया को लेकर जरूरी जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त शताब्दी मजुमदार ने कहा कि मास्टर ट्रेनर पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की नींव होते हैं। कोडरमा जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर रमन कुमार द्वारा किया गया। जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर रमन कुमार ने बताया कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 15 दिनों तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत गणपुरा पंचायत का निरीक्षण कर आमजनों से सीधा संवाद किया गया। विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास परियोजनाओं की जानकारी दी गई। 30 जनवरी से कुष्ठ रोग और 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। धनबाद के उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने कोहिनूर मैदान स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम कक्ष की सील, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही रखरखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। धनबाद के सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी, अन्य कर्मचारी तथा सदर अस्पताल में उपचार के लिए आने वाली महिला मरीजों की ओर से उपायुक्त आदित्य रंजन को संयुक्त ज्ञापन देकर महिला कर्मियों और महिला मरीजों की निजता की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सिमडेगा समाहरणालय में उपायुक्त कंचन सिंह ने पदाधिकारियों और कर्मियों को सड़क सुरक्षा नियमों का ईमानदारी का पालन करने की शपथ दिलाई। हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना जय हिंद, जय भारत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के आम बजट पर राज्य के लोगों की नजर, राहत और सौगातों की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कल पेश करेंगी उम्मीदों का बजट। हजारीबाग के बड़का गांव में रैयतों के साथ दुर्व्यवहार की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित समिति ने सौंपी रिपोर्ट। रांची में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मासिक धर्म स्वास्थ्य संवैधानिक मौलिक अधिकार। राज्यों को विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश। राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के दोनों ही वर्गों में झारखंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। तिरुवनंतपुरम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का अंतिम T20 आज।